हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स के कर चुके हैं और आज हम करेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बेटा एक एक वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि प्री बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। चलिए बेटा बिना किसी देरी के क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। बेटा जो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब बेटा विभिन्न देशों के साथ व्यापार किया जाता है, बेटा जब एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार का परिणाम क्या है? व्यापार का परिणाम क्या है? व्यापार का परिणाम से अभिप्राय एक देश के निर्यातों तथा आयातों की मात्रा से है। बेटा परिमाण होगा। क्या होगा बेटा? परिमाण होगा। यहाँ पे गलत है, सही कर लेना। एक देश व्यापार का परिमाण से अभिप्राय एक देश के निर्यातों तथा आयातों की मात्रा से, कितना माल मंगाया और कितना माल भेजा, उस मात्रा को क्या कहते हैं? हम व्यापार का परिमाण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यापार की रचना क्या है? व्यापार की रचना से अभिप्राय हमारे द्वारा निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की किस्मों से है। बेटा जो भी हम क्या आयात और निर्यात कर रहे हैं वस्तुओं को, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार रचना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्यापार रचना कहते हैं। व्यापार नीति से क्या अभिप्राय है? बेटा व्यापार नीति कैसी कहते हैं? सरकार द्वारा देश के निर्यात तथा आयात मात्रा तथा मूल्य को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून व्यापार नीति कहलाती है। मतलब व्यापार करने के लिए जो भारतीय सरकार ने क्या है बेटा, कि या किसी भी देश की सरकार ने क्या है बेटा, जो नीतियां बनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार नीति कहते हैं। जो क्या है बेटा, व्यापार को सुगम बनाने के लिए बनाई जाती है, ताकि क्या है, जिससे क्या है, व्यापार में वृद्धि हो। भारत के प्रमुख निर्यातक देश। बेटा भारत सबसे ज्यादा अपना माल किसको भेजता है? यूएसए को 17.90%, यूएई को कितना बेटा? 8.23%, नीदरलैंड को 5.16% और अदर कंट्री के साथ कितना ट्रेड करता है? 69.67 69.7%। भारत के प्रमुख आयातक। बेटा भारत सबसे ज्यादा माल किस देश से मंगाता है? तो बेटा सबसे ज्यादा भारत का माल किससे आता है? चाइना से आता है। किससे आता है? चाइना से 14.2%। और यूएसए से कितना आता है बेटा? 7.29। और यूएई से कितना माल मंगाते हैं हम? 6.32% क्या है? माल मंगाते हैं। बेटा एक परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए भारत का सबसे ज्यादा निर्यातक कौन है और आयातक कौन है। सबसे ज्यादा आयातक कौन है बेटा? चीन, जिससे हम ज्यादा माल मंगाते हैं। और निर्यात सबसे ज्यादा किसको करते हैं? अमेरिका को। बेटा 1991 से पहले भारत की व्यापार नीति बताइए। बेटा जो 1991 है उससे पहले भारत में व्यापार किस प्रकार का होता था, तो और क्या कायदे कानून बनाए गए थे व्यापार के लिए? चलिए बेटा चर्चा करते हैं। आयात प्रतिस्थापन रणनीति। इस नीति का प्रमुख घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना तथा घरेलू उत्पादकों को विस्तृत तथा प्रशुल्क की दीवारों से बाहर प्रतियोगिता से सुरक्षित और बाजार उत्पादन प्रदान करना था। बेटा आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है बेटा? कि भैया हम क्या है, बाहर देश से चीजें कम मंगाएंगे, जो हमारे देश में चीजें हैं उन्हीं को क्या है बेटा, उसी से हम क्या करेंगे? अपना रोजगार चलाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जो हमारे घरेलू उद्योग है उनको सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने क्या है बेटा, अगर आप बाहर से माल मंगाओगे तो आप इतना मंगा सकते हो, इतना टैक्स लगेगा। तो भारत ने बेटा घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, नीतियां जो बनाए रखी थी उसे क्या कहते हैं? हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ताकि क्या हमारे जो घरेलू बाजार है बाहर प्रतियोगिता से सुरक्षित रहे। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी क्या भारत में एंटर करना चाहती है तो बेटा बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उसको फेस करना पड़ता। और पहले 1990 से पहले क्या बेटा, बहुत हमारे इधर क्या थे बेटा, कानून सख्त थे व्यापार करने के,
क्यों थी बेटा? ताकि हमारे घरेलू उद्योग है वो अच्छे से क्या है बेटा चल सके। अनावश्यक वस्तुओं पर प्रतिबंध, जो आवश्यकता की वस्तु नहीं है सरकार ने उन पर क्या लगा रखे थे? प्रतिबंध लगा रखे थे, या तो बहुत सारे लाइसेंस लगा रखे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया, जिस कारण से विदेशी व्यापार को बहुत प्रतिबंधित बनाया गया। केवल अति आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं को आयात की अनुमति प्रदान की गई थी। भैया हर वस्तु के आयात पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगाया था। जो आवश्यक है पूंजीगत वस्तुओं को ही क्या है आयात कर देते हैं। जैसे कोई मशीन मंगानी है तो भैया प्रोडक्शन करना है, मशीन की नीड होगी तो आप उसको आयात कर सकते हो, पर जो आपके देश में चीज मिलती है आप वो चीज आप बाहर से नहीं मंगा सकते थे, क्योंकि सरकार ने क्या है बेटा प्रतिबंध लगा रखे थे। आयातित वस्तुओं की जगह घरेलू प्रतिस्थापन, उद्योगों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा मशीनों एवं अन्य आगमों की आयात की अनुमति दी गई, ताकि वे अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सके। बेटा मशीनों की खाली आयात की अनुमति दी गई थी, किंतु अन्य वस्तुओं की आयात की अनुमति नहीं दी गई थी। अब बेटा उदारीकरण के प्रति झुकाव, 1970 के दशक में उदारीकरण की नीति पर बल दिया गया। बेटा उदारीकरण का मतलब क्या? अपने रवैये में बदलाव लाना, जो आपने अपना सख्त रणनीति बना रखी है उसमें खिंचाव लाना, उसमें लचीलापन लाना, ताकि क्या है बेटा जो औद्योगिक व्यापारी लोग हैं वो क्या है बेटा ठीक से व्यापार कर सके। इसलिए बेटा 1970 के दशक से क्या है बेटा एक पहल प्रारंभ हुई कि आपने जो अपनी सख्त नीति बना रखी है उसमें बदलाव किया जाए। निर्यात में बढ़ोतरी, 1980 के दशक में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रबंध किए गए, जैसे बहुत सी निर्यात प्रोत्साहन को योजना है। बेटा निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो तो बेटा उद्योगों पर क्या है बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या है बेटा उनको सहायता दी गई थी, जिससे क्या है हमारा निर्यात बढ़ सके 1980 के दशक में। बेटा ये पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन नीति। बेटा ये अवश्य कर गया है क्योंकि सीधा आपके पेपर में प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। बेटा आयात प्रतिस्थापन नीति को आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति भी कहते हैं। आयात प्रतिस्थापन नीति, इससे अभिप्राय देश का भीतर उन वस्तुओं उत्पादन से है जिनका आयात शेष विश्व से करते हैं। मतलब अभी आप जो पढ़ रहे हो मेक इन इंडिया, बेटा वही चीज है कि भैया जो चीजें आप बाहर से मंगा रहे हो उसका उत्पादन संभव हो सके जितना आप देश की घरेलू सीमा के अंदर ही करो। जो जो चीजें आप बाहर से मंगा रहे हो उसका उत्पादन कहाँ चाहिए? देश के भीतर में ही होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन, ताकि आपको क्या विदेशों से कोई भी वस्तु ना मंगानी पड़े। आया ये नीति प्रथम पंचवर्षीय से लेकर 7वीं पंचवर्षीय तक लागू रही थी। आयात प्रतिस्थापन नीति की आवश्यकता के कारण बेटे क्यों हमारे को आयात प्रतिस्थापन नीति की आवश्यकता पड़ी? क्यों हमने जो विदेशों से चीज मंगाते थे उस पर क्या है बेटा प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि जितना संभव हो सके उसका उत्पादन अपने देश की घरेलू सीमा में ही करो। विदेशी विनिमय बचत, बेटा हमारे को क्या बेटा हम बाहर से माल मंगाएंगे तो हमारे जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बेटा फॉरेन करेंसी का स्टॉक हमारा बरकरार रहे, जितना हो सके विदेशी विनिमय कोष हमारा बरकरार रहे। इसीलिए क्या है बेटा ज्यादा से ज्यादा हमने हर चीज का प्रोडक्शन अपने देश के अंदर ही करना शुरू किया। प्रतियोगिता का भाव, बेटा जो हमारे व्यापारी हैं उद्योगिक व्यापारी है वो प्रतियोगिता से दूर रहे, क्योंकि बेटा अब मान लो विदेश सामान मंगाया जा रहा है। अब बेटा हमारे जो उद्योग है अभी क्या है बेटा आजाद हुए थे हम, तो हमारे पास इतनी दक्षता नहीं थी कि हम उनके माल से क्या है बेटा प्रतियोगिता कर सके। इसलिए बेटा प्रतियोगिता से बचाने के लिए क्या है बेटा आयात प्रतिस्थापन नीति की हमें आवश्यकता थी। बेरोजगारी समस्या, ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान करती थी, क्योंकि इससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज गति से होती थी तथा उद्योग बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करवाते थे। अब आपको पता है बेटा जैसे मान लो बेटा ये मार्कर है बेटा ब्रिटेन से मंगाते हैं। अब इस मार्कर प्रोडक्शन का करना है इंडिया में करना है, तो बेटा इसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए होगी। तो बेटा लेबर वगैरह चाहिए, तो लेबर कहाँ से आएगी? बेटा बाहर के लोगों को लेबर बनाया जाएगा। तो बेटा इससे क्या हुआ बेटा जब हमने बाहर से चीजें मंगाना बंद कर दी और अपने देश में उसका उत्पादन किया तो लोग बागों को क्या मिला बेटा? रोजगार मिला। तो बेटा इससे क्या हुआ? रोजगार के स्रोत उत्पन्न हुए, रोजगार लोगों को क्या है बेटा मिलना प्रारंभ हुआ। औद्योगिक मजबूती,
ये देश के औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने में सहायता करती थी, जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती। बेटा हमारे जो उद्योग थे वो क्या है बेटा, धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, मजबूत होते जाते, अपने पैर जमाते जा रहे थे। आयात प्रतिस्थापन के गुण, बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो बेटा इस नीति को हमने अपनाया तो इसके क्या क्या गुण थे। जीडीपी में बढ़ोतरी, जो हमारी बेटा जीडीपी थी जो गिरती जा रही थी और वो क्या बेटा बढ़ने लगी थी। औद्योगिक समृद्धि, जो हमारे उद्योग हैं वो फलने और फूलने लगे थे। निवेश के अवसर, बेटा छोटे पैमाने पर ही सही, पर जो उद्योग थे वो क्या बेटा एक निवेश का स्रोत बन गए थे। जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, वो क्या बेटा उद्योगों में क्या निवेश करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उससे एक अच्छा लाभ होना प्रारंभ हो गया था। आर्थिक सुधार के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, व्याख्या कीजिए। बेटा आपको पता है 1990 में, 1990 तक हमारे भारत में बेटा बहुत सारे क्या थे बेटा, व्यापार के लिए क्या थे, सख्त नीतियां अपना रखी थी। और इन सख्त नीतियों के कारण क्या बेटा हमारा विकास क्या बेटा डाउनफॉल जा रहा था। और एक समय ऐसा आया था कि भारत के पास 2 दिन तक के भी क्या है बेटा देश चलाने के पैसे नहीं थे। और इस स्थिति में जब भारत बेटा लोन लेने के लिए गया तो भारत को लोन देने से साफ मना कर दिया। जी भैया आपको लोन चाहिए तो आपको अपने रवैये में क्या लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इसी बात पर जो हमारे उस समय वित्त मंत्री थे 1991 में, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बेटा एक नीति दी जिसे हम क्या है बेटा नई आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं। और जिससे क्या है बेटा देश की काया पलट हो गई थी। और बेटा नई आर्थिक नीति के टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था बेटा, पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे बेटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बेटा आने वाले समय में आगे चल के क्या है प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो बेटा हमें नई आर्थिक नीति अपनाने पर मजबूर क्यों ना पड़ा, क्यों हमारे को यू टर्न लेना पड़ा, क्यों हमारे को सुधार करने पड़े। तो बेटा क्या आवश्यकता आई कि हमने 1990 में, 1990 के बाद हमने क्या बदलाव किया। तो बेटा आर्थिक सुधार के प्रमुख कारण क्या थे, सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। बेटा सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रिया थी वो क्या बेटा पूरी तरह से क्या व्यापार में योगदान नहीं दे रही थी। मतलब वो सिर्फ चल रही थी, उनसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो बेटा जितने भी सरकार के अंडर इंडस्ट्री आती थी, उद्योग आते थे, उनका जो प्रदर्शन था वो असंतोषजनक था। किसी भी प्रकार से वो क्या है बेटा विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे। और जिस कारण क्या बेटा हमारी जीडीपी क्या है गिरती जा रही थी। भुगतान संतुलन शेष में घाटा, बेटा हमारे को क्या है भुगतान संतुलन में क्या पड़ा था, घाटा पड़ रहा था। बेटा क्यों, हम आयात ज्यादा करने लगे, निर्यात कर ही नहीं रहे थे। तो बेटा इस कारण हमारे को क्या है बीओपी में घाटा पड़ गया था। विदेशी विनिमय कोषों में कमी, अब बेटा जो हमारे फॉरेन करेंसी, फॉरेन स्टॉक था करेंसी का, वो क्या बेटा धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। क्यों, क्योंकि हमने सख्त नीतियां बना रखी भैया, हम झुकेंगे थोड़ी, पुष्पाराज तो बेटा वही भारत का था। बेटा जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। क्यों बेटा प्रकृति का एक नियम है कि भैया आप अपनी ऐट में रहोगे तो बेटा ऐट ठीक नहीं रहती, कभी कभी बेटा झुकना भी जरूरी होता है। तो बेटा भारत ने भी क्या है अपने नीति और व्यापार नीति में क्या है बेटा परिवर्तन किए, और जिससे क्या है बेटा भारत की दिशा परिवर्तन हो गई थी। तो बेटा इन सब कारणों के कारण क्या है बेटा भारत को मजबूर होना पड़ा अपनी व्यापार नीति में परिवर्तन करने के लिए। और हमने क्या है बेटा 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, क्योंकि हमारे पास विदेशी विनिमय कोष में कमी हो गई थी, भुगतान से इसमें घाटा पड़ रहा था, और जो सरकार के अंडर उद्योग थे वो क्या है बेटा ठीक प्रकार से क्या है बेटा कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेटा सरकार का काम है देश चलाना, उद्योग चलाना थोड़ी। तो बेटा उसी प्रकार जैसे बेटा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की फील्ड में अच्छे हैं, तो बेटा उनको बोला जाए कुकिंग करो तो बेटा कहाँ हो पाएगी। तो हर कोई क्या है बेटा अपने कार्य में दक्षता रखता है, तो बेटा हर किसी को अपने कार्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऋणों का भारी बोझ, बेटा ऋण देश चलाने के लिए क्या है बेटा, यहाँ से लोन मिल रहा है, वहां से लोन मिल रहा है, एक लोन के ब्याज को भरने के लिए हम दूसरे से लोन ले रहे हैं, और उसका ब्याज भरने के लिए तीसरे से लोन ले रहे हैं। पूरी तरह भारत का ऋण के जाल में फंस चुका था। तो इन्हीं सब कारणों के कारण क्या है बेटा भारत को अपने व्यापार नीति में क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा था।
स्फीति का दबाव, बेटा महंगाई बढ़ती जा रही थी, ठीक है बेटा, इन सब कारणों से करना पड़ा। 1991 में भारत को आईएमएफ और डब्ल्यूबी से वित्तीय सहायता क्यों लेनी पड़ी? बेटा सेम क्वेश्चन है और आपको जो अभी आंसर बताया सेम आपको पॉइंट लिख के आने हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन, भुगतान शेष में घाटा, स्फीति दबाव, ऋणों का जाल, ये सारे आपको पॉइंट इसमें लिखने हैं। क्यों भैया भारत को 1991 में लोन लेना पड़ा था? क्योंकि हमारी स्थिति खराब हो गई थी। 1991 के आर्थिक संकट से निपटने हेतु भारतीय सरकार ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया और $7 बिलियन का ऋण प्राप्त किया। ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के सामने निम्न टर्म्स एंड कंडीशन रखी। भैया आईएमएफ और डब्ल्यू ने बोला, ओ भैया पैसा लेने आए हो तो भैया हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम पैसे नहीं देंगे। शर्त मंजूर? भारत मरता तो बेचारा क्या ना करता। भारत ने बोला जी हजूर हमें मंजूर है, बताइए आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। निजी क्षेत्र पे लगे प्रतिबंधों को हटाए। भैया जो आपने हर जगह रोक टोक लगा रखी है ना, वो भैया रोक टोक खत्म कर दो। भाई उद्योगपतियों को अपने अनुसार कार्य करने दो ना, तुम अपना सरकार का शासन चलाओ, तुम उद्योग धंधों में क्यों इतना हस्तक्षेप कर रहे हो? तो बेटा निजी उद्योगों में क्या बेटा हस्तक्षेप को खत्म करो। पहली बात आईएमएफ और डब्ल्यू ने कही। बहुत से क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को कम करे। भैया आपने हर जगह क्या अपनी टांग अड़ा रखी है, ये टांग अड़ा क्या कर दो, थोड़ा कम कर दो, ठीक है। मतलब अपनी जो व्यापार के अंदर आपने ज्यादा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, मतलब शक्ति ज्यादा कर रहे हो, दखलंदाजी को क्या करो बेटा कम करो। बहुत से क्षेत्रों में सरकारी भूमिका को कम करें। व्यापार प्रतिबंध को हटाए। टैरिफ एंड कोटा, बेटा कितना माल एक डिसाइड कर रखी सरकार ने, इतना ही माल आप मंगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। तो आई मैंने बोला भैया व्यापारियों पे छोड़ो, जितना माल मंगाना उनको मंगाने दो, ऐसे रोका टोकी नहीं करनी। और किससे व्यापार करना है किससे व्यापार नहीं करना वो व्यापारी डिसाइड करेगा। और अपने देश के लिए क्या है, गोरी खोल दरवाजा, मतलब बेटा आप भी क्या है खुले द्वार की नीति अपनाओ, ठीक है। जो आपने दरबार बंद कर रखे हैं तो भैया सबके साथ व्यापार करोगे। तो भैया 1991 में भारत ने क्या बेटा खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे क्या बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आना प्रारंभ हो गई थी। कब से बेटा 1991 में। तो बेटा भारत ने अपने दरवाजे कब खोले थे बेटा 1991 में। और 1978 में बेटा किसने खोले थे, चीन ने। और व्यक्ति का नाम क्या था जिसने खुलवाए थे, खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन में, डेंग शाओपिंग। बेटा पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, और अधिकांश बच्चे क्या है बेटा गलत करके आए थे। तो पर बेटा आपको पता है 1978 में खुले द्वार की नीति चाइना ने अपनाई थी, और किसके नेतृत्व में अपनाई थी, डेंग शाओपिंग। भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तों पर सहमति दे दी और नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी बेटा हमने, 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई। इसमें क्या है बेटा आर्थिक सुधार से, इसमें हमारे को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतियोगिता वातावरण पैदा करना था और प्राइवेट सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों को हटाना था। नई आर्थिक नीति की मुख्यतः दो प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है बेटा, जो भी आपने प्रतिबंध लगा रखे थे उन प्रतिबंध को हटाने के लिए जो सुधार किए गए थे उसे हम क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण। बेटा एल से कहता है लाइसेंस, इसको खत्म करके क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण बेटा क्यू से क्या था बेटा, कोटा, हर चीज के लिए कोटा लगा था, पर अब क्या हो जाएगा, कोटा खत्म हो जाएगा। भाई अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है बेटा। और जी का मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन। पी का मतलब परमिट, जो आपने बेटा क्या लगा रखे थे पहले, LQP था, क्या था बेटा LQP, अब क्या हो गया था LPG। पी का मतलब परमिट, आपको परमिशन लेनी है, किससे व्यापार करना है, कितना व्यापार करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो बेटा अब सरकार ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और क्या अपनाया, ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखना बेटा LQP की जगह क्या आ गया था, LPG। तो बेटा लाइसेंस, एल से क्या था लाइसेंस, पर हमने लाइसेंस को उठा के क्या अपनाया,
लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। चलिए बेटा बात करते हैं उदारीकरण किसे कहते हैं। 1991 से पूर्व भारत में लाइसेंस परमिट राज था। आयात निर्यात आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी नियंत्रण था। कोई माल बेचना है लाइसेंस, उद्योग खोलना है लाइसेंस, एक पनवाड़ी की दुकान भी खोल लिया लाइसेंस। तो मतलब बेटा हर एक चीज पे क्या चाहिए था, लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस। इसलिए बेटा लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। जो आवश्यक चीजें हैं, जो हानिकारक है या सुरक्षा उपकरण है, सिर्फ उनके लिए लाइसेंस अति आवश्यक हो, बाकी उसे क्या है बेटा, लाइसेंस व्यवस्था हटा दी गई थी। उदारीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र पर प्रवेश और समृद्धि के लिए लगाए गए नियंत्रणों को हटाने की प्रक्रिया थी। उदारीकरण के उद्देश्य, बेटा उदारीकरण के क्या उद्देश्य थे? निजी क्षेत्र और एमएनसी कंपनियों को निवेश और विस्तार के लिए प्रोत्साहन और विस्तार के लिए बढ़ावा दे। बेटा जो निजी क्षेत्र है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो बेटा उनके लिए क्या है बेटा, काम आसान किया जाए, लाइसेंस थोड़े कम किया जाए, उनके लिए क्या है बेटा, योगदान करो, सहायता करो, रोक टोक कम करो। अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, ताकि जो क्षमता है क्या है बहुत अच्छे से बढ़े। बेटा प्रतियोगिता होगी, अब मान लो बेटा दो चार कंपनियां आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो बेटा आप जो ग्राहक है उसको क्या मिलेगा बेटा, अच्छा माल मिलेगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, और रेट क्या होंगे बेटा, धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते चलेंगे। निजीकरण, बेटा जो सरकार के हाथ में चीज थी, जो सरकार के हाथ में उद्योग थी, अब बेटा किसके हाथ में आ जाएंगे, निजी व्यक्ति के आ जाएंगे। इसे क्या कहा गया, निजीकरण कहा गया। निजीकरण से अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व और प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर देना। मतलब बेटा क्या है, एक तरह से मान लो क्या है, हाथ पीले कर दिए इन उद्योगों के, किसने बेटा, सरकार ने, कि भैया अब ये तुम्हारे घर चले उद्योग, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप इसका क्या है बेटा, ठीक प्रकार से क्या है कार्य करना, इनके क्षमता के अनुसार क्या है बेटा प्रोडक्शन करना। हमसे तो ना हो पाया, अब आप करके दिखाइए। निजीकरण से आशय है देश की आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र को पहले से अधिक भूमिका देना। निजीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, बड़ा निजीकरण है दो प्रकार से आता है। किसी सार्वजनिक उद्यम का निजी क्षेत्र को 100% हस्तांतरण, मतलब पूरी तरह से क्या है बेटा ट्रांसफर कर देना। कोई गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से क्या है बेटा किसी एक व्यक्ति के पास आ जाए, तो इसे कहते हैं 100% हस्तांतरण कर दिया। दूसरा, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के चुने हुए उद्यमों को हिस्से के प्राइवेट सेक्टर के बेचना, इसे विनिवेश कहते हैं। मतलब सरकार ने बेटा पूरी तरह से नहीं बेचा, कुछ हिस्सा क्या है बेटा प्राइवेट लोगों को दे दिया। निजीकरण के उद्देश्य, वित्तीय अनुशासन को सुधारना, बेटा ठीक प्रकार से वित्तीय अनुशासन पालन हो। आधुनिकरण को बढ़ावा देना, बेटा आज आधुनिकरण का युग है, और आधुनिकरण के में क्या है बेटा, हम भी क्या है आधुनिकरण का लाभ उठा सके और अपने आप अपने देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति में क्या है बदलाव ला सके। वैश्वीकरण, बेटा वैश्वीकरण का मतलब क्या है बेटा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। क्या कहलाता है बेटा, वैश्वीकरण कहलाता है। बेटा आप क्या थे बेटा, सिर्फ अकेले के लिए व्यापार करते, अपने देश के साथ व्यापार करते, किंतु वैश्वीकरण में क्या है बेटा, दुश्मनों दोस्तों सभी के साथ क्या करना, व्यापार करना। यही क्या कहलाता है बेटा, वैश्वीकरण कहलाता है। भैया लाभ चाहिए, प्रॉफिट, माल बेचना चाहिए, पर किंतु हर किसी के साथ नहीं भाई, जिसके ज्यादा शत्रुता है उसके साथ व्यापार नहीं किया जाता, एक देश डिसाइड करेगा। पर बेटा वैश्वीकरण का मतलब क्या, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। WTO जो कानून बनाएगा वो आपके ऊपर भी क्या होंगे बेटा, लागू होंगे। वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर वैश्वीकरण के क्या लाभ पड़े, निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने, उदारीकरण क्यों अपनाया, उदारीकरण के अंदर क्या क्या चीजें अपनाई गई, ये सारी सारी चीजें कराई जाएंगी। और यहीं से बेटा सीधा आपके पेपर में दो क्वेश्चन क्या बेटा इस क्लास से आपको सीधा सीधा आपको दिखाई देंगे। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, NS कोचिंग सेंटर।